तो हेडिंग डाल दीजिएगा वॉन टॉप फैक्टर। जो वॉन टॉप फैक्टर होता है ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन divided by number of particles before dissociation और association। क्या मतलब है इसका कि टूटने के बाद पार्टिकल कितने हैं और टूटने से पहले कितने थे। जैसे कोई आपसे कहे कि ये NaCl है, इसका I बताओ, तो जरा इसको ब्रेक करना। तो बताइए टूटने से पहले ये कितना था 1 और टूटने के बाद कितने पार्टिकल हो गए 2। वॉन टॉप फैक्टर होता है टूटने के बाद अपॉन टूटने से पहले। टूटने से पहले तो सभी चीज 1 होती है भाई, तो नीचे तो हमेशा 1 आएगा ही आएगा। ऊपर आपको मालूम करना है तो इसे ब्रेक कर दी। सिमिलरली जैसे मान लो ये एल्यूमिनियम सल्फेट लिखा है, आपने इसको ब्रेक कर दिया। बताना 2 तो Al मिल रहे हैं, 3 सल्फेट, 2 Al 3 सल्फेट। सल्फेट के ऊपर कितना माइनस, तो -2 × 3 -6, तो इस पर भी +6 होना चाहिए। बताया था ना कल आपको। यस सर। रेडिकल के ऊपर चार्ज कितना होता है ये याद रखना है। तो बताइए टूटने से पहले कितना था 1, यहाँ रख दो 1। टूटने के बाद कितने पार्टिकल हो गए इसके 5। तो वॉन टॉप फैक्टर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर। तो इसका I जो है वो 5 आ गया। क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। बढ़िया। चलें आगे। तो मुझे सोच के बताना आप जरा, ये एक कंपाउंड है AXBY, बताओ इसका I कितना होगा। व्हाट लेटस, इसको आप ब्रेक कर लो। चार्ज तो आपको मालूम नहीं। अब बताओ I होता है नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर। बिफोर तो सब चीज 1 होती है। टूटने के बाद जो आगे लिखा है ये पार्टिकल है, बताओ कितने पार्टिकल हो गए। ये इसका वॉन टॉप फैक्टर हो। और अगर आपको वॉन टॉप फैक्टर निकालना नहीं आया तो विश्वास मानिए ये चैप्टर बेकार हो जाएगा। हर फार्मूले में ये लगेगा, ये ध्यान रख लेना। इसलिए वॉन टॉप फैक्टर अगर आज आप नहीं सीख पाए तो परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहां से ट्रैक चेंज हो रहा है। अब ये समझ लेना, अब जो चीज आएगी वो आपको इस चैप्टर में बिल्कुल यूनिक मिलेगी। हो रहा है क्लियर? यस सर। कभी कभी आपके संग ऐसा भी होगा, ये तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि भाई ये 100% आयोनाइज हो रहा, पूरा पूरा टूट रहा। ये मैं ये मान के चल रहा हूं ये जो है 100% आयोनाइज हो रहा, 100%। मान लो अगर ये आपसे बोले कि नहीं 60% हो रहा, तो मैं आपको कुछ रेडीमेड फार्मूले बता रहा हूं जिससे विदिन अ सेकंड आंसर आए। इसको आप शॉर्टकट की कह सकते हैं, पर ये परमिटेड है, स्कूल में लगा सकते हैं आप, बुक में दी हुई। देखिए
रेडीमेड की है वो ये है, देखिए कि फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स जो पानी में आयोनाइज हो जाते है ना, उसका रेडीमेड फार्मूला ये होता है, लिख लीजिए, अप्लाई में करके दिखा दे। इसमें जो n दिखाई दे रहा है ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, और जो x दिखाई दे रहा है ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्वेश्चन ऐसा है, सुनिए, पेपर में आपसे कहा गया कि ये एल्यूमिनियम सल्फेट है और ये 60% आयोनाइज हो रहा है, तो इसका वॉन टॉप फैक्टर निकालिए। तो 60% मीन्स है x की वैल्यू 60/100 है, मतलब 0.6 है। तो मैं इस फार्मूले में x की जगह 0.6 रखूंगा। 60% मीन 60/100, और बता सकते हो इसे ब्रेक करने पर अभी 2 मिनट पहले कितने पार्टिकल मिले थे? 5। कितने मिले थे बेटे? 5। तो जो n है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद कितने पार्टिकल मिले। तो n की जगह 5 रख दो, x की जगह 0.6 रख दो, आंसर आ गया। रखो, ये आंसर। एक क्वेश्चन आप करके देख लीजिए, ये देखिए, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, 30% आयोनाइज हो रहा है, तो इसका आई निकालिए। फार्मूला आपको मालूम ही, बताइए n की जगह क्या रखेंगे? ये टूट कर कितने पार्टिकल दे रहा है? 3, और x कितना है? 30/100, मतलब पॉइंट, आंसर है। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये लगा दी। और अगर मान लो कोई क्वेश्चन ले लिया यही द्वारा से और मैंने कह दिया ये 100% आयोनाइज हो रहा है, अगर पेपर में आपको आयोनाइजेशन गिवन ना हो कि ये 30% टूट रहा है या 60%, तो क्या मान लेती हैं? 100%। अब जरा बताना यहाँ इस फार्मूले में क्या रखेंगे हम? बोले 1+, बताओ टूटने के बाद कितने पार्टिकल? x की वैल्यू क्या है? 100%, मतलब 100/100। 60% का मतलब है 60/100, तो 100% का क्या मतलब हुआ? 100/100, मतलब 1। तो आई कितना आ गया बोले? तो आपने क्या सीखा इससे कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, जो 100% आयोनाइज होते हैं, उनका आई निकालने की जरूरत नहीं, सीधे देख लो ये टूटकर कितने पार्टिकल दे रहा है, वही आई होता है। तो आज के बाद हम ये याद कर लेंगे, क्या? देखिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट इज x = 100%, आई क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। बस ये याद कर लो और कुछ मत याद करो। बताओ आप, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसका आई बताओ, कितना टूटने पर पार्टिकल दे रहा है? 2। MgCl2 टूटने पर कितना दे रहा है? 3। एल्यूमिनियम सल्फेट कितना दे रहा है? 5।
तो जो टूटने पर पार्टिकल मिल रहे हैं वो ही आई होता है, किन के लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो 100% आयोनाइज देगा पेपर। 100% हो गया। अगर नहीं दे परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन तो मान लेती है 100%। क्लियर हो गया बेटे सबको? Yes, sir. आ गया। और अगर वो कह दे कि ये 60% आयोनाइज हो रहा है तब ये फार्मूला लगाए। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवा देती है। क्वेश्चन कंपटीशन का है लेकिन बोर्ड से भी आसान। ये क्वेश्चन देखिए कि एक कंपाउंड है AXBY, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो X है उसकी वैल्यू अल्फा दी। तो कह रहा है अल्फा की वैल्यू निकालिए, या आप छोड़ो, आप वांट ऑफ फैक्टर निकालो, बताओ कितना होगा इसका, बोलो। फार्मूला मालूम है? बताओ ये टूट कर कितने पार्टिकल दे रहा है? x plus y। x प्लस वाई, n की जगह रख दो x प्लस वाई, और x की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है? ये आंसर आ गया। पर पेपर में अल्फा की वैल्यू पूछ रहा था, इसी में 1 उधर ले जाइए बेटे। ये इसका आंसर था, आपको बता देता हूं, बुक में दे रखा। आई के टर्म्स में अल्फा की वैल्यू पूछ रहा था, तो आई तो निकाल लेंगे, 1 इधर ले जाओ, आई माइनस 1 इसको नीचे ले आओ, अल्फा निकाल। ये इसका आंसर है। बताओ क्लियर हो रहा? लिख हटा दें। तो आप आई सीख गए निकल। अच्छा, हटा दें। yes, sir. अब आपको कुछ और नए केस की तरफ ले चलते हैं, देखिए। एग्जाम्पल मैंने मान लो ले लिया पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4FeCN6। देखो ध्यान रखें, ये जो ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, आप पढ़ेंगे आगे चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। ये नॉन आयनाइजेबल होती है, ये ब्रेक नहीं करता है, और ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है ये, इसे बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। ये आयनाइजेबल होता है, ये टूट जाता है। मतलब समझो, मैंने अगर इसको वाटर में डाल दिया तो ये वाला जो ब्रैकेट के बाहर है ये आयोनाइज हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन ये ब्रैकेट नॉन आयनाइजेबल है, ये नहीं टूटता है। मतलब इसको कैसे लिखेंगे तोड़ के बताइए। इस ब्रैकेट को गलती से भी तोड़ मत देना, 4 प्लस है 4 प्लस, ये मत करना Fe अलग कर दो, Cn अलग कर दो। ये ब्रैकेट जो है ये टूटता नहीं है, नॉन आयनाइजेबल है। अब मान लो K4FeCN6 50% आयोनाइज हो रहा है, पेपर में गिवन है, इसका आई निकालना वांट ऑफ फैक्टर। है 3, शाबाश। आंसर दिया 3। कैसे? फार्मूला तो वही है। बताओ ये टूटने पर कितने पार्टिकल दे रहा है? 5। जो आगे लिखा रहता है यही पार्टिकल होती 5, और x की वैल्यू 50% है, मतलब 50/100 ये आ जाए। क्लियर हो रहा? शाबाश। तो सोच के बताना जरा, सोच के बताइए। अब मैं सेकंड केस ले रहा हूं। फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं
जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, शुगर, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये टूटते नहीं है। तो सोचिए इनका आई क्या होगा? 1। आई क्या होता है बताना? ये देखो, आई होता है नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, टूटने से पहले। तो ये टूटने से पहले 1 था, टूटने से पहले तो सब 1 होते हैं। लेकिन बता, जब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या ये टूटेगा? नहीं। तो बाद में भी 1 ही रहेगा, नहीं रहेगा? नहीं समझ में आया? नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जो टूटते ही नहीं। तो पहले भी 1 थे और टूटे ही नहीं, बाद में भी 1 है। तो आई क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर अपॉन बिफोर। 1 होगा, नहीं होगा? तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जितने भी हैं इनका आई 1 होगा। क्लियर हो रहा है? अब मैं आपको तीसरे केस की तरफ ले चल रहा हूं, तब ये कंप्लीट हो जाएगा। लिख लो पहले। देखिए, केस 3, केस करके पढ़ोगे तो जल्दी सीख जाओगे। केस 3 ये है बेटे, molecules which is associates, जो जुड़ जाते हैं। अभी तक क्या थे? जो डिसोसिएट हो रहे थे, टूट जाते थे। अब देखो कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे मान लो ये एसिटिक एसिड है, क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। इसको आप बेंजीन में डाल दो तो इसका ये नेचर है, ये डाइमर बना लेता है। क्या बनाता है? डाइमर। मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाती हैं और इसको बोलते हैं डाइमराइजेशन। 2 मॉलिक्यूल का जुड़ना। ये जो आगे लिखे थे पीछे चले जाते। देखिए, जैसे मैं कहूं ये 3 मॉलिक्यूल मैंने लिए, क्या हुआ? ये पीछे पहुंच गए। कितने जुड़ गए आपस में? जिसे बोलेंगे ट्राइमराइजेशन। 3 पार्टिकल जुड़ गए। ऐसे ही मान लो मैंने एन ले ली, पीछे ले जाओ, इसे क्या बोलूंगा? पॉलीमराइजेशन। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? बताइए। यस सर। तो इसका फंडा यहां लिख देता हूं नोट करके। ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन हो, RCOOH, जिसमें कार्बन दिखाई दे जाए वो ऑर्गेनिक। तो ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स फॉर्म डाइमर। डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, इसे डाइमराइजेशन कहते हैं। व्हेन इट इज डिसॉल्व इन बेंजीन। ये लाइन ध्यान रखना, जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को, ऑर्गेनिक एसिड को बेंजीन में डालोगे तो 2 मॉलिक्यूल आपस में चिपक जाएंगे, वो डाइमर बना देंगे। मतलब आपको रिएक्शन नहीं दिखाई देगा, मालूम पड़ा ये पेपर में लाइन लिखी है तो आपने क्या करा? अरे साहब ये ऑर्गेनिक एसिड है, इसका बेंजीन पे रिएक्शन करा, ऐसे लिखने बैठे थे। ये गलत है। आप प्रॉपर्टी ध्यान रखो, जब भी कोई ऑर्गेनिक एसिड बेंजीन में डाला जाता है तो 2 मॉलिक्यूल उसके आपस में जुड़ जाते हैं, डाइमर बनाते हैं। बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। अब करो स्टार्ट। इसका फार्मूला आई निकालने का अलग है। क्या है? देखिए, यहां n की जगह 1/n आ जाए, ये फार्मूला इनके लिए जो डाइमर बनाते हैं, ट्राइमर बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, जुड़ जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, उनके लिए फार्मूला ये होता है। और जो टूट जाते थे, NaCl, MgCl2, उनके लिए फार्मूला क्या होता था? 1 + n-1 × x। ये 1/n। इसमें n क्या है बेटा? n कहलाता है मॉलिक्यूल्स
which are associates, that is अगर डाइमर बन रहा है तो n की जगह 2 रखो, अगर ट्राइमर बन रहा है तो इस फार्मूले में n की जगह 3 रखो। समझ में आ रहा है? जो पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ये n होता है इस फार्मूले। और x क्या होता है? वहां x क्या था बताएंगे? पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहां क्या हो रहा है? एसोसिएशन, इसे बोलेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। समझ समझ के चलिए, कभी समस्या नहीं आएगी, रटोगे भूल जाओ। बताइए, सीख गया? चलिए अब देखिए, अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन में से लगा के दिखा रहा हूं, मान लो इसी में लगा रहा हूं। वो कह रहा है एसिटिक एसिड व्हेन डिसॉल्व इन बेंजीन फॉर्म डाइमर इफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन इक्वल टू 60%, ये गिवन है। तो कह रहा है कैलकुलेट आई बॉन्ड ऑफ फैक्टर, बताइए कितना आएगा बेटा? बताओ, n की जगह क्या रखूं, x की जगह क्या रखूं? 60%, मतलब बताएंगे सॉल्व करने पे कितना आ रहा? बोलो। क्लियर हो रहा है? मान लो ये क्वेश्चन में और ले लूं एग्जाम, ये A है, इसका टेट्रामराइजेशन हो रहा है, मतलब 4 पार्टिकल इसके आपस में जुड़ रहे हैं, और X दिया हुआ है 30%। बताना I कितना होगा, लगाइए। 5/4। हाँ, 0.5%। तो आप फार्मूले में लगा दो, बताओ n कितना होगा, बोलो 4, x कितना होगा 30/100, बताओ I कितना आ गया, बोलिए। हैं कितना आ रहा? ये हो जाएगा 3/4 into 0.3। इसको सॉल्व कर लो। क्लियर हो गया? बस ये सॉल्विंग करनी है। तो हमने इस पूरे पेपर का, पूरे जो आज पढ़ा है बॉन्ड ऑफ फैक्टर, उसका जरा बता सकते हैं क्या कंक्लूजन निकाला? तो हेडिंग डाल दीजिएगा कंक्लूजन। सर ये नेगेटिव आ सकता है ना? आएगा, आ तो रहा है, यही कंक्लूजन। क्या है देखिए, I 1 से बड़ा होता है फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी अभी हमने प्रूव करा है, कहो तो एक और बता दूं। मान लो NaCl का आपने I निकाला और X दिया है 60%, तो जरा स्पीड से बताओ जो आपने सीखा है वो क्या हो जाएगा? बताइए I कितना आ गया? 1.6। कोई बात, बताओ ये 1 से छोटा है बड़ा है? तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे टूट जाते हैं, उनका I हमेशा 1 से बड़ा आएगा। जैसे NaCl, जैसे बेरियम क्लोराइड। और बताइए जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, टूटता ही नहीं, उसका I क्या होता है? 1। जैसे यहाँ लिख लो फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, शुगर, यूरिया। पेपर में अगर सॉल्यूट दिया हो ये, तो इसका I निकालने की जरूरत ही नहीं, 1 होता है। तीसरा आ गया I लेस देन 1, कौन? अभी अभी निकाला था, शाबाश। जो एसोसिएट हो जाए,
दैट इज फॉर्म डाइमर, ट्राइमर, इनका आई हमेशा लेस देन 1 आएगा। अभी देख लो चाहो तो ये सीधी, अभी हमने एक क्वेश्चन करा था, इसका x मान लो 30% दिया, मन बताना स्पीड से आई कितना आएगा, रेडीमेड फार्मूला बोलो। 1 + 1/n, n क्या होता है, जितने पार्टिकल जुड़ रहे हैं, x 30% है, बताइए बेटा कितना आ रहा, बोलो। 1 - 3/4 × 0.3 कितना आ गया, चलो माइनस कितना 5/4, एग्जैक्ट बताओ, माइनस है सर 3.1/4 आ रहा है, 3.1/4 ये आ रहा, ये तो बताइए एक से बड़ा है छोटा है, छोटा है, बस खत्म। तो ध्यान रख लो जो डाइमर ट्राइमर बनाते हैं उनका आई लेस देन 1 होता है, एक से छोटा होता है। ये हमने पूरे आज पढ़ाया है, उसका निचोड़ निकाल दिया है कंक्लूजन में। बताइए वांट ऑफ फैक्टर क्लियर हो गया सब, लिख हटा दें। लिखिए वेपर प्रेशर, ये आपके पास एक ओपन कंटेनर है, जरा ध्यान देना बेटा बात, और ये आपके पास एक क्लोज्ड कंटेनर। तो वेपर प्रेशर हमेशा क्लोज कंटेनर में निकाला जाता है, ओपन में नहीं। सवाल है क्यों? देखो इसमें मेरे पास कोई लिक्विड भरा हुआ है, इसमें भी भरा हुआ है, ये ओपन कंटेनर है, ये क्लोज्ड कंटेनर है। इसमें अगर मैंने इसको पानी को गर्म करा, ये लो गर्म कर, तो इसमें 2 टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। एक तो होते हैं बेटा जो सरफेस पर होते हैं, एक होते हैं जो इस लिक्विड के अंदर हैं। मॉलिक्यूल तो बहुत सारे होंगे, कुछ सरफेस पर होंगे, कुछ अंदर होंगे। जो अंदर होते हैं इन्हें बल्क मॉलिक्यूल कहा जाता है। और जो सरफेस पर होते हैं इनको सरफेस मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो जैसे ही आप इसे गर्म करेंगे तो आप देखेंगे, देखो इस वाले पर चारों डायरेक्शन से इस पर फोर्स लगा, चारों तरफ पार्टिकल जो होंगे इसे खींचेंगे अपनी तरफ। लेकिन आप जो सरफेस पर हैं उसे बताएं, इधर से कोई चीज खींच रही है, कोई शक्ति इधर से खींच रही है, लेकिन ऊपर कोई चीज है जो खींच रही है, नहीं लगा। तो बताओ फोर्स इस पर ज्यादा लग रहा है बल्क वाले पे या सरफेस वाले? बल्क वाले। तो सरफेस वालों पे जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं, पहली बात इन पर लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। इसको चारों तरफ की शक्तियां खींच रही हैं अपनी अपनी तरफ। सरफेस वाले को केवल इधर वाली इधर वाली इधर वाली खींचेगी, ऊपर तो कोई है ही नहीं जो खींचे। दूसरी बात, इनकी काइनेटिक एनर्जी सरफेस वालों की इससे ज्यादा होती है। क्यों होती है? ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन बल्क मॉलिक्यूल।
भाई ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तभी तो ये आपस में लड़ के ऊपर पहुंच गए हैं सरफेस पर। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, आप बताइए ये कम रहा है। कोई आपसे कहे कि आप इस कमरे से बाहर निकलो, तो बताओ कौन निकलने की शक्ति रखेगा बाहर? बताओ। जिसमें भिड़ने की शक्ति ज्यादा होगी, सबसे लड़ेगा, मैं जाऊंगा बाहर, मैं जाऊंगा, कौन जाएगा यहाँ सरफेस पर? अब जैसे ही गर्म करोगे तो चूंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, कम शक्तियां इसे खींच रही हैं। जैसे मान लो आप अपने घर में सबके प्रिय हो और भाई बहन है वो आपको बहुत चाहते हैं, तो आप बताओ आपको वो कहीं बाहर जाने देंगे घूमने के लिए? नहीं जाने देंगे, आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर इस पर लेसर फोर्स काम कर रहा है, इस पर कुछ शक्ति काम कर रही है, बहुत सारी नहीं काम कर रही है, तो बताओ जैसे ही गर्म करूंगा तो क्या होगा? ये वाले पार्टिकल आसानी से बाहर निकलेंगे या अंदर वाले? बाहर। तो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। तो वेपराइज कौन होते हैं? सरफेस मॉलिक्यूल। तो आप देखोगे इनकी वेपर बन जाएंगे, ये एवेपोरेट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो बताओ ये वेपर्स जो है ये एस्केप कर गए। तो बताइए जब ये एस्केप कर गई, उड़ गई, तो कहीं इन्होंने ऊपर कोई चीज थी जिस पर फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया? नहीं। लेकिन इसमें क्या होगा? वही स्थिति इसमें है। देखो ये सरफेस है, ये बल्क कहलाती है। तो बताइए जब मैं इसे गर्म करूंगा तो क्या होगा? बताइए। ये इसकी वेपर्स बनेंगी। वेपर्स बनेंगी तो ये वेपर्स जो है ऊपर जो यहाँ ये है क्या? क्लोज कंटेनर है। तो बताओ ये वेपर्स ऊपर टकराएंगे तो ये क्या हो रही है? एवेपोरेट। क्या हो रही है? इनकी वेपर्स बन रही। तो बताओ ये इस दीवार पे क्या लगाएंगी? प्रेशर। समझ में आ रहा है? तो जैसे ये प्रेशर लगाएंगी तो आप क्या देखोगे? आपने कोई बर्तन देखा हो तो देखा हो भाई उसको गर्म करो या थोड़ी देर पड़े रहने दो, तो आपने देखा ऊपर छोटे छोटे बबल बन जाते हैं। आप एक बोतल पानी की ले लो, आप देखना थोड़ी देर बाद क्यों क्या होता है? जब ये एवेपोरेट होंगे तो थोड़ी देर बाद इसमें क्या होता है? द्वारा से जो वेपर्स बनी है वो क्या हो जाती है? कंडेंस हो जाती है। और जैसे ही एवेपोरेशन कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है उसे इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखो एट इक्विलिब्रियम जो लिक्विड था जिसको आपने गर्म करा उसका क्या हुआ? एवेपोरेशन। क्या बन गई? गैस। और गैस बाद में क्या हो गई? कंडेंस, मतलब लिक्विड में द्वारा कन्वर्ट। इसको बोलते हैं क्या? कंडेंसेशन। लिक्विड से गैस का बनना, गर्म करा, क्या बनने लगी? वेपर्स, गैस बनने लगी। इसे बोलते हैं एवेपोरेशन। और जो ऊपर से टकराने के बाद चीज ठंडी हो गई, गैस ठंडी हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, तो द्वारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती, उसे बोलते हैं। अगर गैस द्वारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसे क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में ये स्थिति हो जाती है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो ये जो वेपर्स जो थी गर्म करने पे, इसकी वेपर्स जो बनी वो जो दीवारों पे प्रेशर डेवलप कर रही हैं उसे क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। लिख लो। तो वेपर प्रेशर ध्यान रख लो, हमेशा क्लोज कंटेनर में निकाला जाता है, लिक्विड किस वाले में, ओपन वाले में कभी नहीं, क्योंकि गैस एस्केप कर जाती है। तो प्रेशर कहाँ लगाएगी? हवा में। यहां पर कहां लगता है प्रेशर? इस दीवार के। लिख लीजिए। क्लियर हो गया बेटी?